अब बात ये आ गई भाई रे ऑफ लाइट, और एक तरफ है भाई बीम ऑफ लाइट, एक तरफ है रे ऑफ लाइट और एक तरफ है बीम ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या थी भाई, पाथ फॉलोड बाय लाइट इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ने जो पाथ फॉलो किया है वो रे ऑफ लाइट होती है। इसको शो कैसे किया था भाई, इसको शो किया था भाई एरो से। अब एरो का सही साइड है, इसका मतलब लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, इस साइड से इस साइड। अब इसके बाद बात आती है बीम ऑफ लाइट पे। बीम ऑफ लाइट से क्या समझते हो, देखो ए bundle of rays of light, a bundle of rays of light is known as beam of light। जो बंडल होगा रेज ऑफ लाइट का हम उसको बीम बोलेंगे। मतलब बीम ऑफ लाइट में क्या होती है भाई, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट होती है। देखिए ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे भाई, हम इसको बोलेंगे भाई बीम ऑफ लाइट। अब अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कस किया है, अभी तक मैंने डिस्कस किया है ऑप्टिक्स क्या है। सबसे पहली बात ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट, जिसमें हम पता लगाते हैं कि लाइट का क्या नेचर है, लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है। दूसरी बात हमने डिवाइड किया है ऑप्टिक्स को दो भाग में। फर्स्ट पार्ट है इसका रे ऑप्टिक्स, दूसरा पार्ट है इसका वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, कि लाइट में पार्टिकल्स हैं, हम लाइट को पार्टिकल मान के चलते हैं रे ऑप्टिक्स में। दूसरा ये मान के चलते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल होती है और लाइट का जो प्रोपगेशन है वो रेक्टिलिनियर है। इसके बाद हम पता लगाते हैं रे ऑफ लाइट। तो अभी मैंने बताया रे ऑफ लाइट क्या होती है, कि भाई रे ऑफ लाइट होती है कि पाथ फॉलोड बाय लाइट इन ए मीडियम। दूसरा बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या होगा भाई, ए बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक देखिए भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पता लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए मीडियम क्या होता है। मीडियम, मीडियम किसको बोलेंगे, मीडियम। तो भाई मीडियम इट इज अ सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट ट्रेवल्स। मीडियम वो सब्सटेंस है, a substance through which light travels। मीडियम वो सब्सटेंस है जिसमें से लाइट ट्रेवल करती है। फॉर एग्जांपल लाइट एयर में से भी ट्रेवल करती है, लाइट ग्लास में से भी ट्रेवल करती है, लाइट वाटर में से भी कर सकती है। तो ये उसके एग्जाम्पल हो गए भाई, समझ गए। एयर में से भी कर सकती है, ग्लास में से भी कर सकती है और वाटर में से भी कर सकती है। तो भाई मीडियम को भी मैंने बताया कि मीडियम वो सब्सटेंस है जिसमें से लाइट ट्रेवल करती है। एयर भी मीडियम है, ग्लास भी मीडियम है, वाटर भी मीडियम है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सुनिए ध्यान से। यही भाई मैंने एक रिजिड सरफेस ले लिया, एक रिजिड सरफेस ले लिया मैंने यहाँ पर, और ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। मान लीजिए इसके ऊपर एक लाइट आके गिरेगी, एक रे ऑफ लाइट आके गिरेगी। जहां पे लाइट आके गिरेगी वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लेकिन यहाँ पे लाइट आके गिर रही है तो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो लाइट यहाँ पर आके गिर रही है ये लाइट है इंसिडेंट लाइट।
ये लाइट है इंसिडेंट लाइट। जिस पॉइंट पे लाइट आगे गिर रही है यहाँ पे मैंने नॉर्मल डाल दिया, ये नॉर्मल डाल दिया सरफेस पे। इंसिडेंट लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो होता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट यहाँ से आई, इस सरफेस से टकराई और टकराने के बाद इधर चली गई, तो जो सरफेस से टकराने के बाद जो लाइट इस साइड जा रही है ये लाइट है रिफ्लेक्टेड लाइट। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल होता है आर। इसको हम बोलते हैं आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या हुआ कि लाइट किसी मीडियम में से आई, वो मीडियम एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। लाइट किसी मीडियम से आई, आके किसी स्मूथ सरफेस से टकराई और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली गई जिस मीडियम से आई थी। तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको मैं क्या बोलेंगे डेफिनेशन में? इट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स ए स्मूथ रिजिड सरफेस। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे भाई? द फिनोमेना ऑफ bouncing back of the light, phenomena of bouncing back of the light in the same medium when it strikes a smooth rigid surface, is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। खास बात ये है, देखो भाई यहाँ से लाइट आई, इंसिडेंट लाइट बोलेंगे हम इसको, ये जाके गिरती है एक स्मूथ सरफेस के ऊपर। जहां पे लाइट आके गिरती है उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी फॉर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो लाइट आगे गिरी उस लाइट को हम बोलेंगे भाई इंसिडेंट लाइट। जिस पॉइंट के ऊपर लाइट आगे गिरी है उस पॉइंट के ऊपर हम एक नॉर्मल डालेंगे परपेंडिकुलर टू द रिजिड सरफेस। इंसिडेंट लाइट ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब लाइट इससे स्ट्राइक करके वापस चली जाती है तो इस लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो होता है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोबारा देखिए, ये इंसिडेंट लाइट जहां पे आगे गिरी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो नॉर्मल डला इसको बोलेंगे नॉर्मल। और ये हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट। इंसिडेंट लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगली बात ये आती है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या क्या है या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है, अब ध्यान दीजिएगा इस चीज में। Laws of reflection. Laws of reflection. Laws of reflection क्या होंगे? देखिए भाई, ये हो गया भाई स्मूथ रिजिड सरफेस। इस साइड से लाइट आई गई, यहाँ पर आके गिरी। इस लाइट को मैंने नाम दिया इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे हमने डाल दिया नॉर्मल। इस एंगल को मैंने नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस आई। ये लाइट यहाँ से स्ट्राइक करके वापस चली गई, इस एंगल को हमने नाम दिया आर, आर फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई is equal to angle of reflection. Angle of incidence angle of reflection के बराबर होता है।
अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। दूसरा रूल कहता है द इंसिडेंट रे, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मतलब अगर इंसिडेंट रे मान लीजिए यहाँ से इस प्लेन में आती है, बोर्ड वाले प्लेन में आती है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में से जाएगी। मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? मैं खड़ा हूँ बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन सेम होगा। तो दोबारा सुनिए, पहला रूल कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरा रूल कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब बात ये आती है कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों पढ़े हैं। जितने भी मिरर्स हैं, चाहे प्लेन मिरर्स हैं चाहे स्फेरिकल मिरर है, ये सभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, इसलिए हमने इनको पढ़ा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिरर्स। हमने पढ़ाई इसको इसलिए है क्योंकि हमें मिरर पढ़ने थे, इसलिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पता होना चाहिए। हम मिरर में अपना फेस देख सकते हैं, ये क्यों देख सकते हैं? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो हमें मिरर को स्टडी करना था और मिरर को स्टडी करने के लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करना पड़ेगा। तो ये अगला टॉपिक है हमारा प्लेन मिरर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसका प्लेन मिरर। तो भाई जितने भी मिरर्स हैं, चाहे वो कनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, वो होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, और ये है प्लेन मिरर, जिसमें हम यूजुअली हमारे घर पर जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। जो बार्बर शॉप पर होता है, सैलून शॉप पर होता है, वो सभी प्लेन मिरर्स हैं और वो सभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि प्लेन मिरर कैसा होता है। किसी भी मिरर की खासियत ये होती है कि उसकी एक साइड कलर्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं ओपेक साइड, और उसकी दूसरी जो साइड होती है, जिस साइड से हम अपना फेस देख सकते हैं, उस साइड को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो किसी भी मिरर के दो सरफेस होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक होता है ओपेक सरफेस। तो प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर की खासियत क्या है? ये बिल्कुल प्लेन होगा, बिल्कुल सीधा। दूसरी बात, इसकी एक साइड क्या होगी? ओपेक, मतलब जिस साइड इसका कलर कर रखा होगा वो साइड इसकी ओपेक होगी, और इसकी जो दूसरी साइड होगी वो क्या होगी? रिफ्लेक्टेड। उसकी दूसरी साइड रिफ्लेक्टेड। जैसे इस साइड से कलर कर रखा मैंने, कलर साइड है ये है कलर साइड। अब जो साइड कलर साइड होगी उसको मैं क्या बोलूँगा? ओपेक साइड। इसको हम बोलेंगे भी ओपेक साइड। और मान लीजिए कोई पर्सन इस साइड पे खड़ा है, इस साइड पर्सन खड़ा है, तो वो इधर अपना फेस देख सकता है, इस साइड से फेस देख सकता है, इसका मतलब ये सरफेस कौन सा है? रिफ्लेक्टिव सरफेस। अब बात ये आती है कि भाई कोई भी मिरर है, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, तो इसकी एक साइड, ये पहली बात तो बिल्कुल प्लेन है, इसकी एक साइड कैसी है? रिफ्लेक्टिंग है, दूसरी साइड कैसी है? कलर्ड है, मतलब ओपेक है। हम फेस की साइड से देख सकते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस से, ओपेक साइड से हम फेस नहीं देख सकते। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो कलर सरफेस होता है, मैं कौन सा कलर करूं किसी मिरर को कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे बेटर हो, इसके लिए हम सिल्वर को चुनते हैं कि अगर हमें मिरर बनाना है और एक साइड अगर हम कलर करें तो कौन सा कलर करें? सिल्वर करें। अब बात ये आती है कि हम सिल्वर कलर ही क्यों करें एक साइड? बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर is considered to be best reflector of light, इसलिए हम सिल्वर कलर करते हैं। ठीक है भाई। अब
अब मैं बात कर रहा था प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की खासियत क्या है, बिल्कुल प्लेन होता है, एक साइड कलर होता है जिसको मैंने ओपेक बोला, दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिस साइड से हम अपना फेस देख सकते हैं। अब बात आ गई कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की खासियत क्या होगी, प्रॉपर्टीज उसकी क्या होगी। तो एक बात तो तुम्हें पता चल गई है कि एक साइड तो रिफ्लेक्टिंग होगी, दूसरी साइड उसकी कलर होगी। अब देखो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या है। देखो ये बिल्कुल प्लेन सरफेस बना दिया, एक साइड से मैंने कलर कर दिया, दूसरी साइड को रिफ्लेक्टिंग छोड़ दिया। अब देखो पहली प्रॉपर्टी की क्या होती है प्लेन मिरर की, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहाँ दीवार के ऊपर एक प्लेन मिरर है, मैं उसके सामने खड़ा हूँ, अगर मान लीजिए मेरी हाइट 5 फीट है तो प्लेन मिरर में मेरी हाइट 5 फीट ही दिखेगी, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी उसकी इमेज आएगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि भाई साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसकी उतनी ही बड़ी इमेज आएगी। अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर टॉल है तो उसका इमेज 5 मीटर टॉल ही आएगी। दूसरी बात, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मतलब समझिए इस बात को, मान लीजिए ऑब्जेक्ट मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर है, ऑब्जेक्ट अगर मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर है तो जो इसकी इमेज आएगी वो मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर ही आएगी। इसलिए मैंने कहा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तीसरी बात, मैग्निफिकेशन इज 1, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन इज 1। इसकी जो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका क्या मतलब है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, डिटेल में तो हम इसको पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बाद, अभी थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ इसको। जो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है वो हमें ये बताती है कि इमेज का क्या साइज है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट। मैंने कहा लीनियर मैग्निफिकेशन इज 2, मेरा किसी मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन 2 है। क्या मतलब इस बात का कि ये पर्टिकुलर मिरर ऑब्जेक्ट से डबल साइज दिखाता है इसकी इमेज का। मतलब अगर मान लो मिरर के सामने का ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, उसका साइज है 5, ऑब्जेक्ट साइज है 5, और अगर उसका लीनियर मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब इमेज का साइज 10 होगा। ऑब्जेक्ट का साइज अगर 5 है तो इमेज का साइज 10 होगा, 2 टाइम्स ज़्यादा होगा। मैंने कहा किसी की मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन 5 है, इसका क्या मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट से जो इसकी इमेज आएगी वो 5 टाइम्स बड़ी आएगी ऑब्जेक्ट से। मैंने कहा ऑब्जेक्ट का साइज है 5 तो इमेज का साइज कितना आएगा 25। तो इसका मैंने बोला लीनियर मैग्निफिकेशन है 1। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है रियल इमेज के लिए नेगेटिव होता है, वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसका यूज नहीं, इतना ही यूज था यहाँ पर। और एक खास बात ये होती है कि ए प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इमेज प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करता है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। अब तुम कहोगे कि वर्चुअल इरेक्ट में और रियल इमेज में क्या फर्क है। देखिए भाई, ऑप्टिक्स में 2 तरह की इमेज बनेगी। एक इमेज होगी रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, और एक इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब रियल इमेज कौन सी होती है, पहले इसको समझना पड़ेगा भाई। इमेज को समझना पड़ेगा। एक होती है भाई रियल इमेज, एक होती है भाई वर्चुअल इमेज, एक है रियल इमेज, एक है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को क्या लिखोगे,
इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। क्या लिखेंगे? एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज रियल इमेज। Which can be obtained on the screen. Which can be obtained on the screen. पहली बात। दूसरी बात इसकी क्या बनेगी भाई? For real image, value of linear magnification is negative. For real image, m small m for linear magnification, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? मैंने कहा जो मेरी जो इमेज है वो कोई मिरर रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा है। क्या मतलब इस बात का? रियल इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? देखिए भाई, उल्टी इमेज दिखा रहा है। जैसे मैं खड़ा हूँ तो जो मेरी इमेज, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर मेरी इमेज कोई मिरर बना रहा है और अगर वो रियल इमेज मेरी बना रहा है, रियल इन्वर्टेड इमेज मेरी बना रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो मेरी इमेज आएगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री रोटेट होके आएगी। मतलब मेरे सर की जगह पैर होंगे और पैर की जगह सर होगा, मतलब 180 डिग्री से रोटेशन हो जाएगी। वो रियल इमेज होती है, उसको बोलते हैं रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड इमेज किसी की आई है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से उल्टी इमेज आई है, इसलिए हमने इसको रियल एंड इन्वर्टेड बोला है। अगली बात है भाई, वर्चुअल इमेज कौन सी होगी? अब जैसे मैंने रियल इमेज के लिए कहा कि भाई विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वो रियल है। वर्चुअल को क्या बोलोगे? विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल है। इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो वर्चुअल इमेज है। तो एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, रियल इमेज क्या थी? विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज क्या थी? विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वो है वर्चुअल इमेज। तो भाई विच cannot be obtained on the screen, obtained on the screen, ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। दूसरी बात, लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी, जो स्मॉल m की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगी भाई? पॉजिटिव। समझ रहे मेरी बात को? मैंने कहा वर्चुअल इंडिरेक्ट। अब एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ कि भाई दो अलग अलग मिरर है मेरे पास, एक कनकेव मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर है। अभी आप जानते नहीं कि कनकेव कन्वेक्स क्या होता है, फिर भी मैं कहता हूँ कि भाई दो मिरर है मेरे पास कि एक रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो क्या मतलब इस बात का? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, इसका मतलब वो इमेज स्क्रीन पर आ सकती है, और इन्वर्टेड का मतलब जो इमेज आएगी वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री रोटेट होके आएगी। जबकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज क्या होती है कि भाई जिस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते वो वर्चुअल इमेज है, और इरेक्ट का मतलब सीधी, मतलब उसमें कोई 180 डिग्री का रोटेशन नहीं होगा। ऐसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो जो मेरी इमेज आएगी वो जैसा हूँ वैसी ही आएगी, मतलब जहाँ पर सर है वहाँ पे सर दिखेगा, जहाँ पर पैर है वहाँ पर पैर दिखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो भाई इतनी बात करते हैं भाई, इसके बाद अगला लेक्चर फिर से अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि भाई आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मैं सभी स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि इसके नोट्स अच्छे से बनाएं जिस फॉर्मेट में मैंने बोला है। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा स्फेरिकल मिरर। थैंक यू।